मेरा नाम सिद्धार्थ है और मेरा एक भाई था जिसका नाम अभिनव था और मेरी एक बहन भी थी जिसका नाम काव्या था। हम 3 बहन भाई थे। हमारे पिता बचपन में ही इस दुनिया से चले गए थे। उस वक्त मैं इतना छोटा था कि मुझे अपने पिता का चेहरा भी ठीक से याद नहीं आता था। बस एक धुंधली सी तस्वीर याद है कि वो अक्सर शाम को काम से थके हारे जब घर आते थे तो मैं दौड़कर उनकी गोद में चढ़ जाता था और वो हंसते हुए कहते थे कि ये मेरा शेर है। लेकिन वो सब यादें अब बहुत पुरानी हो चुकी थीं। हमारे लिए तो असली सहारा हमारे दादाजी थे, जिन्होंने हमें पिता बनकर पाला। उनके लिए हम उनकी आखिरी उम्मीद थे। दादाजी को हम बाबा कहते थे। वो बड़े ही अच्छी पर्सनैलिटी वाले और नरम दिल इंसान थे। उनकी हवेली पूरे गांव में सबसे बड़ी थी, जिसकी ऊंची ऊंची दीवारें थीं, लकड़ी के पुराने दरवाजे थे और बीच में एक बड़ा सा आंगन था, जहां पर एक पुराना कुआं भी बना था और एक बेर का पेड़ था, जिसके नीचे हम अक्सर शाम को बैठकर बातें करते थे। बाबा हम तीनों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी जान काव्या में बसती थी। वो अक्सर कहते थे कि पोते तो सबको चाहिए, लेकिन बेटी जैसी पोती किस्मत वालों को ही मिलती है। बाबा की अपनी कोई बेटी नहीं थी और इसीलिए वो काव्या से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वो उसे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते थे। काव्या अगर कोई चीज मांगती तो तुरंत उसे मिल जाती थी। कभी कपड़ों के लिए जिद करती तो बाबा अगले दिन ही शहर जाकर उसे कपड़े दिला देते थे। कभी किताब मांगती तो दुकानदार को बुलवाकर पूरा सेट दिलवा देते थे। मैं और अभिनव अक्सर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते और कहते कि लगता है हम लोग तो इस घर में बस तमाशा देखने के लिए ही हैं। मगर हमें बुरा नहीं लगता था, क्योंकि हमें पता था कि बाबा का दिल काव्या के लिए बहुत नरम है। हमारी माँ बहुत खूबसूरत और खामोश मिजाज वाली औरत थी। उनकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी। लेकिन जब पापा का देहांत हो गया तो उसके बाद भले बाबा ने हमें संभाल लिया हो, पर माँ अंदर से टूट गई थी। वो बाबा की बहुत इज्जत करती थी और हर वक्त उनकी सेवा में लगी रहती थी। मगर मैंने बचपन में ही महसूस कर लिया था कि मम्मी के चेहरे पर एक उदासी हमेशा छाई रहती थी। शायद वो अपने पति के जाने का दुख भूल नहीं पाई थी। बाबा अक्सर उन्हें समझाते कि बेटी, जिंदगी इस तरह से रुकती नहीं है, लेकिन वो बस खामोश रहती। उनका दिल जैसे पत्थर का हो गया था। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन मम्मी इतनी ज्यादा बीमार पड़ गईं कि बिस्तर से उठ ही नहीं सकी। डॉक्टर उनकी जांच करने के लिए आता जाता रहता, दवाइयां भी बदलती रहीं, मगर वो फिर ठीक नहीं हो सकी। बाबा कहते थे कि ये बीमारी नहीं है, ये सदमा है और सदमे की कोई दवा नहीं होती। मैं अक्सर रात को उनके कमरे में जाकर उनके पास बैठ जाता था। वो मेरे सर पर हाथ फेर कर कहती, सिद्धार्थ बेटा, अगर मैं ना रहूं तो तुम अपने बाबा का ख्याल रखना। मैं तुरंत उनके मुंह पर हाथ रख देता और कहता, मम्मी आप ऐसी बातें मत करिए। मगर दिल के किसी कोने में एक डर बैठ जाता था। और फिर आखिर वो पल भी आ गया जब मम्मी ने आखिरी सांस ली। उस दिन हवेली की हवा ही बदल गई थी। दीवारों पर जैसे सन्नाटा पसर गया था। बाबा भी टूट गए थे। अब हमारा सब कुछ बाबा ही थे। उन्होंने ही हमें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। हम धीरे धीरे जवान हो गए। मैं और मेरा भाई अभिनव दोनों 18 साल के हो चुके थे। काव्या अभी 18 की हुई थी। बाबा की तबीयत अब पहले जैसी नहीं रहती थी। वो अक्सर हंसते रहते थे, मगर उनका दिमाग बहुत तेज था। एक दिन उन्होंने हम सबको अपने पास बुलाया और कहा कि मैंने सोच लिया है कि अपनी जिंदगी में रहते हुए ही वसीयत लिख दूं, ताकि बाद में किसी को कोई परेशानी ना हो। हमने तुरंत कहा, बाबा आप ऐसी बातें मत करिए, हम आपके बिना कुछ भी नहीं हैं। वो मुस्कुराकर बोले, जब इंसान के दिन करीब होते हैं तो उसे खुद पता चल जाता है। कुछ दिन बाद बाबा ने बाकायदा वकील को बुलवाकर वसीयत लिखवाई। जब वो वापस आए तो हम सब लोग हवेली के बड़े कमरे में बैठे हुए थे। उन्होंने सारे कागजात टेबल पर रखे और कहने लगे कि मैं सब कुछ साफ साफ लिख चुका हूँ। जिस हवेली में हम लोग रहते हैं वो काव्या के नाम पर होगी। शहर में जो बड़ा घर बना है वो भी काव्या के नाम पर ही होगा। दुकान भी उसके नाम पर कर दी है और बाकी गांव में जो पुरानी हवेली है वो अभिनव के नाम पर है और मेरे हिस्से में एक घर और दुकान आई थी।
कारोबार में भी काव्या का 40% हिस्सा रखा और मेरा और अभिनव का 30-30%। मैं और भाई एक दूसरे को देखने लगे। अभिनव के चेहरे पर एक लम्हे के लिए एक साया सा गुजर गया। मैंने धीरे से कहा, बाबा, ये तो इंसाफ नहीं हुआ। बाबा ने बड़ी ही नरमी से जवाब दिया, काव्या तो मेरे दिल का टुकड़ा है। मैंने अपनी खुशी से ही ये सब कुछ किया है। तुम दोनों के हिस्से भी कोई कम नहीं है, लेकिन उस वक्त हम ज्यादा समझदार नहीं थे, इसीलिए इस बात पर खामोश रहे। और फिर धीरे धीरे यूं ही 3 साल गुजर गए। हम सब अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए थे। अभिनव की भी शादी हो गई। वो गांव में अपनी हवेली में रहने लगा। काव्या के लिए भी कई रिश्ते आने लगे थे, मगर वो अभी इस बारे में कुछ सोच नहीं रही थी। बाबा की उम्र अब बहुत बढ़ चुकी थी। उनके हाथ भी कांपने लगे थे और एक दिन फिर वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। वो दिन हमारी जिंदगी का सबसे दुखद दिन था। सारा गांव शोक में डूब गया था। काव्या फूट फूट कर रो रही थी। मैं और अभिनव सभी को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिल अंदर से खाली हो चुका था। रात का वक्त था। बाबा की अंतिम संस्कार को पूरा करने के बाद लोग अब घर वापस आ चुके थे। हवेली में खामोशी पसरी थी, लेकिन दिलों में तूफान मचा हुआ था। मैं आंगन में बैठा हुआ था और मेरी बहन काव्या अंदर अपने कमरे में थी। उसकी भी आंखें रोते रोते सूज चुकी थीं। अभिनव भैया भी मेरे पास आए और बोले, अब तो कोई फैसला करना ही पड़ेगा। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा और कहा, कैसा फैसला भैया? उसने कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठते हुए कहा, सिद्धार्थ, अब बाबा नहीं रहे हैं। अब हमें अपनी जिंदगी का रास्ता खुद ही तय करना पड़ेगा। बाबा के बाद सब कुछ बदल गया है। मैंने कहा, अभी तो बाबा को गए हुए बस कुछ ही घंटे हुए हैं। ऐसे वक्त में अगर हम जायदाद की बात करेंगे तो ये ठीक नहीं है। वो बोला, बात जायदाद की नहीं है, बात उस बागडोर की है जो बाबा हमारे बाद छोड़ गए हैं। अब देखो तो, याद है ना, बाबा ने ज्यादा हिस्सा काव्या के नाम पर कर दिया था और हमें बस थोड़ा सा ही हिस्सा मिला है। मैंने कहा, हाँ मुझे याद है, मगर वो सब उनकी मर्जी थी। हमने तो कभी भी उनसे कुछ भी नहीं मांगा था। इस पर अभिनव ने लंबी सांस ली और बोला, सिद्धार्थ, दुनिया में प्यार से भी ज्यादा जरूरी चीज अकल होती है। बाबा ने मोहब्बत में अंधे होकर सब कुछ हमारी बहन के नाम कर दिया। अब सोचो, जब वो किसी और से शादी करेगी तो ये सब कुछ उसके पति के नाम पर हो जाएगा और फिर हम लोग क्या करेंगे? मैंने उसकी बात सुनी, मगर मेरे दिल में चुभन सी हुई। मैंने कहा, भैया, काव्या हमारी बहन है। वो कभी ऐसा नहीं करेगी। वो हमें कभी भी अलग नहीं करेगी। वो बोला, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें दुनियादारी की इतनी समझ नहीं है। जब औरत किसी दूसरे घर में चली जाती है तो उसका फिर सब कुछ बदल जाता है। हम दोनों को अपना अधिकार लेना ही पड़ेगा। मैंने सर झुका लिया। दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था कि कहीं भाई अपनी ही बहन से कोई दुश्मनी ना पाल ले। उस रात मुझे नींद ही नहीं आई। कमरे की छत को मैं देखता रहा और बार बार बाबा की बातें मुझे याद आती रहीं कि उन्होंने हमेशा कहा था कि अपने बहन भाइयों के बीच में कभी भी नफरत की दीवार नहीं आने देना। लेकिन अब वही नफरत की खुशबू हवा में घुलने लगी थी। सुबह हुई तो मैंने देखा कि काव्या आंगन में बैठी है। उसकी आंखें बहुत लाल थीं। वो रोते रोते कह रही थी कि बाबा के बिना यह हवेली बिल्कुल वीरान लगती है। मैं उसके पास बैठा और कहा, तुम फिक्र मत करो, हम लोग हैं ना। रात को जब सब लोग वापस जा चुके थे तो अभिनव मेरे पास फिर से आया। उसने दरवाजा बंद किया और बोला, देखो, अब तो कोई फैसला करना ही पड़ेगा। मैं हैरान होकर बोला, कैसा फैसला भैया? वो बोला, वही फैसला उस नाइंसाफी का जो बाबा ने हमारे साथ की है। मैंने कहा, लेकिन बाबा का फैसला तो आखिरी था। वो बोला, सिद्धार्थ, दुनिया में सिर्फ एक चीज आखिरी होती है और वो है मौत। बाकी सब कुछ बदला जा सकता है। उसके चेहरे पर उस वक्त एक गंभीर सख्ती थी। मैं चुप हो गया, लेकिन दिल में एक डर सा बैठ गया कि शायद अब हमारे रिश्ते की दीवार में दरार पड़ने वाली है। मेरा बड़ा भाई बहुत ही ज्यादा लालची और गुस्से वाला आदमी था। वो जरा जरा सी बात पर भड़क जाता था। उसकी आंखों में हमेशा एक तेजी रहती थी, जैसे कोई उसे अंदर ही अंदर भड़का रहा हो। और अब क्योंकि उसकी शादी भी हो चुकी थी, इसीलिए वो सिर्फ अपनी अकल पर ही नहीं चल रहा था, बल्कि उसके पीछे एक औरत का दिमाग भी काम कर रहा था।
उस औरत का नाम रागिनी था। मेरे भाई की पसंद की शादी हुई थी और भाई उसके प्यार में अंधा हो गया था। उसने सबकी बातों को नजरअंदाज किया। सबने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी कि वो औरत अच्छी नहीं है। उसके अतीत के बारे में भी बहुत कुछ कहा सुना गया था। सुनने में ये भी आया था कि उसकी पहले भी एक शादी हो चुकी थी और वो अपने 2 बच्चों को छोड़कर आई है। मगर मेरा भाई जैसे उसके किसी जादू के असर में था। वो इसलिए अपने घर वालों से लड़ गया था और उस औरत को अपने सिर का ताज बना लिया था। रागिनी कोई साधारण औरत नहीं थी। वो बहुत ही चालाक और खुदगर्ज किस्म की औरत थी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सिर्फ दुनिया की दौलत देखकर ही पैदा होती है। वो बोलती कम थी, मगर जब भी बोलती थी तो जहर ही घोल देती थी। उसके आने के बाद हमारे घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। पहले हवेली में जो सुकून होता था, हंसी खुशी की आवाज गूंजती थी, बाबा की मौजूदगी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि भाई बहनों से ऊंची आवाज में बात करें। लेकिन अब इस हवेली में झगड़ों की गूंज सुनाई देने लगी थी। भाई को अब सबसे ज्यादा अपनी बीवी की बातों पर ही यकीन आने लगा था। जब भी कोई भाभी के बारे में कुछ कहता तो भाई तुरंत भड़क उठता था और कहता था कि मेरी बीवी पर उंगली उठाने वाला मेरा दुश्मन है। हमने भी फिर अब खामोशी की चादर ओढ़ ली थी, क्योंकि अब उससे बहस करना खतरनाक बन चुका था। वो पहले ही बहुत जिद्दी था और अब रागिनी ने उसे पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया था। एक दिन रात के वक्त जब हम सब खाना खाकर बैठे थे तो भाई ने कहा कि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने कहा कि हाँ बोलो, आखिर क्या बात है। वो बोला कि देखो, जायदाद का मामला है, जो भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ। मैंने कहा कि आखिर आप कौन सा मामला बता रहे हो। वो बोला, काव्या के हवाले से मुझे तुमसे बात करनी है। बाबा ने जो फैसला किया है वो ठीक नहीं था। मैंने कहा, बाबा के फैसले को हम बदल नहीं सकते। इस पर वो बड़े ही कड़वे लहजे में बोला कि हम क्यों नहीं बदल सकते, क्या वो आसमान से लिखकर आया था। बाबा ने तो खुलकर हम लोगों पर जुल्म किया है। मैंने कहा, भैया आप ऐसी बातें ना करें। बाबा ने सब अपनी मर्जी से किया है। वह हमसे बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन भाई का गुस्सा और बढ़ गया। वो कहने लगा कि मोहब्बत अपनी जगह है और इंसाफ अपनी जगह। मुझे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि वो लड़की इतना सब कुछ लेकर अकेली बैठ जाए और हम बस चुपचाप तमाशा देखते रहें। मैं नरमी से बोला कि भैया कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो बोला, नहीं, अब हमें ही कुछ करना होगा। मैंने सोचा और कहा कि काव्या की शादी कर देते हैं। जब वो किसी और के घर चली जाएगी तो उसका हिस्सा वैसे ही उसके पति के साथ हो जाएगा। हम कम से कम सुकून से तो रहेंगे। भैया ने मेरी बात सुनी और हंसने लगा और फिर मेरे सिर पर हल्की सी चपत मारते हुए बोला, सिद्धार्थ तू तो अभी बच्चा है, तू बात समझ ही नहीं रहा। असली मुश्किल काव्या नहीं है, असली मुश्किल तो जायदाद है। अगर वो चली गई तो फिर ये सब कुछ भी उसके साथ ही चला जाएगा। मैंने कहा, तो फिर क्या करें, शादी तो करनी ही है ना, किसी ना किसी से आखिर एक दिन वो शादी करके जाएगी। अगर हम उसकी शादी अपने किसी जान पहचान वाले या दोस्त से भी करवा दें तब भी जायदाद तो उसकी ही रहेगी ना, और कोई भी इंसान अपना फायदा छोड़ने वाला नहीं है। भैया ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, यही तो मैं तुझे समझा रहा हूँ। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हमने उसको इतना बड़ा हिस्सा दे दिया। आजकल कौन देता है बहनों को उनका हिस्सा, हम भी नहीं देंगे। मैं हैरान होकर पूछने लगा कि तो फिर क्या करोगे। उसने कहा कि अगर हमने उसे उसके हिस्से से अलग रखा तो वो अपने पति के साथ मिलकर हम पर मुकदमा कर देगी, वो हमें घेर लेगी। मैंने कंजूसी भरे लहजे में कहा कि तो फिर आप क्या करोगे, क्या उसे इस दुनिया से ही हमेशा के लिए मिटा दोगे। गुस्से में मैंने ऐसा कहा, मगर दिल में मेरा डर बैठा हुआ था। भाई एक पल के लिए खामोश रहा, फिर बोला, नहीं, हम इतने भी जालिम नहीं हैं। मैंने कहा, तो फिर सीधा सीधा बताओ कि तुम्हारे दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। वो बोला कि उसे घर से निकाल देते हैं, उसके साथ हमारा कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। मैंने चौंक कर कहा कि जवान बहन को घर से निकाल दोगे, वो कहाँ जाएगी। उसने ठंडे अंदाज में कहा कि जहां भी जाए हमें कोई परवाह नहीं है। अगर हमने उससे रिश्ता रखा तो वो कल को हवेली पर कब्जा कर लेगी और हमें फिर बाहर निकाल देगी।
फिर वो मेरे पास आकर कान में झुककर बोला कि तुम्हें याद है ना, हवेली भी उसी के नाम पर है। वो हमें एक दिन दर दर भटकने के लिए मजबूर कर देगी। क्या तुम उसे भूतिया हवेली में रहना पसंद करोगे, जो दादाजी के नाम पर थी, जहाँ पर छत भी टपकती है और दीवारें भी सही नहीं हैं और गिरती जा रही हैं? मैं खामोश बैठा रहा। भाई के शब्द मेरे दिल में तीर की तरह लगे थे। वो बोलता जा रहा था कि उसे सिर्फ 2 दुकानें ही मिली हैं, कारोबार में भी हिस्सा मिला है। अब बस बहुत हो गया। दादाजी ने हमारे साथ बहुत नाइंसाफी की थी। मैं आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर बोला कि ठीक है, फिर जैसा तुम ठीक समझो वैसा ही करो, क्योंकि अब मुझे भी लगता है कि दादाजी ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। इस पर खुद को बहुत ही छोटा महसूस करने लगा था मैं, क्योंकि मैंने पहली बार अपनी बहन के खिलाफ जुबान खोली थी और ये वो शुरुआत थी जिसने बाद में हमारी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। अब हमने तय कर लिया था कि काव्या को इस घर से निकाल देंगे ताकि वो वापस आने के बारे में सोच भी ना सके। लेकिन किसी को इस तरह से तो नहीं कहा जा सकता कि उठो और घर से निकल जाओ। इसीलिए हमने सोचा कि ये काम रागिनी से करवाया जाए। अभिनव ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम काव्या को इतना परेशान कर दो कि वो खुद ही शिकायत लेकर हमारे पास आ जाए। फिर हम इस बात को मुद्दा बनाकर लड़ाई करेंगे और उसे घर से निकाल देंगे। रागिनी ने तुरंत कहा कि ठीक है, वो वैसे भी मुझे पसंद नहीं है। अब देखना कि मैं उसके साथ क्या करती हूँ। फिर उसने काव्या को परेशान करना शुरू कर दिया। पहले उसका कमरा छीन लिया, फिर उसके जेवर और अच्छे कपड़े भी ले लिए और उसे स्टोर रूम में सोने पर मजबूर कर दिया। लेकिन काव्या खामोश रही। ना उसने किसी से शिकायत की और ना ही कोई गुस्सा किया। रागिनी रोज उसके साथ कोई ना कोई ज्यादती करती थी। खाने के वक्त भी कभी खाना ही नहीं देती, कभी देर से देती और एक दिन तो हद ही कर दी। उसने खाना जमीन पर फेंक दिया और कहने लगी कि अगर भूख लगी है तो यहीं से उठाकर खा लो। काव्या के सब्र का बांध टूट चुका था। वो रोती हुई हमारे पास आ गई। कहने लगी कि मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, भाभी मुझे रोज बहुत परेशान करती है। पहले मैंने सोचा कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब वो हद से ज्यादा बढ़ गई है। आज तो उन्होंने मुझे जमीन पर रखकर खाना खाने को कहा कि यहीं से उठाकर खा लो। मैं बहुत दुख में थी, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। यही मौका था जिसका हमें इंतजार था। अभिनव ने तुरंत गुस्से में कहा कि तुमने हमारे घर का माहौल खराब करके रख दिया है। तुम्हारी वजह से ही मेरी पत्नी से मेरे भी रोज झगड़े होते हैं। बाबा तो अब नहीं रहे हैं, माँ भी नहीं रही है, पापा भी चले गए। अब अगर हम आपस में लड़ने लगेंगे तो फिर क्या बचेगा? घर में तुम्हारे रहने से ही सुकून पूरा खत्म हो गया है। काव्या रोते हुए कहने लगी, नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, मेरी बात तो सुनिए। मगर हमने उसकी एक भी ना सुनी। उसे बुरी बुरी बातें सुनाई और धक्के देकर घर से निकाल दिया। वो रोती रही, चिल्लाती रही कि मेरा भी इस घर में हिस्सा है, ये घर मेरा भी है। लेकिन अभिनव ने कहा कि औरतों का कोई हिस्सा नहीं होता। आज तक कितनी ही औरतों को हिस्सा मिला है। हमने भी कहा कि मर्दों की दुनिया है, यहाँ पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से। और फिर हमने उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया और वो बाहर रह गई। अभिनव के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, जैसे कि उसने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया हो। रागिनी तो खुशी से उछल रही थी, क्योंकि जायदाद काव्या के नाम थी और ये करोड़ों की दौलत इस तरह से अकेले हासिल कर पाना आसान नहीं था। मैं दिल से खुश तो नहीं था, मगर लालच ने मेरे दिल में भी जगह बना ली थी। अभिनव ने कहा कि अब हम दोनों वो हिस्सा आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे और उसे जमीन पर एक बहुत बड़ा प्लाजा बनाएंगे। उसकी दुकान किराए पर दे देंगे। एक एक दुकान का हम लोग 2.5 लाख रुपया किराया रखेंगे और इस तरह से हम लोग अरबपति बन जाएंगे। ये सब सुनकर मैं भी सपनों की दुनिया में खो गया, क्योंकि मेरी जिंदगी में भी एक लड़की आ चुकी थी जो पैसों की ही दीवानी थी। उसका कहना था कि वो अमीर आदमी से ही शादी करेगी। मैंने उससे कहा था कि मैं बहुत अमीर हूँ, इसीलिए अब मैं भी दौलत के पीछे लग गया। हमें ये तक पता नहीं चला कि काव्या कहाँ गई और किस हालत में है। अभिनव ने यह भी कहा था कि हो सकता है कि काव्या किसी रिश्तेदार के पास पहुंच जाए और शायद उनके साथ वापस सिफारिश लेकर आए, क्योंकि हमारे रिश्तेदार तो सब इसी इलाके में रहते थे।
वो जाकर ये कह सकती थी कि फिर से मुझे इस घर में रख लो, या कोई और बात भी कर सकती थी। अभिनव ने कहा था कि वो इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो प्लान बी पर काम करना होगा और हम उसी पर इल्जाम लगा देंगे। हम कहेंगे कि ये लड़की ठीक नहीं है, ये बदकिरदार है, इसीलिए हमने इसे घर से निकाला है, या फिर हम ये कह देंगे कि वो खुद ही इस घर से भाग गई है। हमने तो हर तरह का सोच रखा था। करोड़ों की जायदाद बचाने के लिए हमने न जाने कितने सारे प्लान बना रखे थे, लेकिन हैरान होने की बात ये थी कि जब एक बार काव्या को घर से निकाला तो वो वापस कभी आई ही नहीं। फिर कई दिन गुजर गए, कोई खबर नहीं मिली। मैं सोचने लगा कि कहीं उसने अपनी जान तो नहीं ले ली, मगर इलाके से ऐसी कोई भी बात सुनाई नहीं दी थी। हालांकि रिश्तेदारों के कानों तक ये बात जरूर पहुंच गई कि काव्या घर पर नहीं है। उन्होंने आकर पूछा तो हमने यही कहा कि वो घर से भाग गई है। ये दुनिया बड़ी अजीब है। किसी ने ये नहीं सोचा कि जिस लड़की के नाम इतनी बड़ी जायदाद है, वो भला अपनी जायदाद छोड़कर क्यों भागेगी। ये भी कोई नहीं बोला कि अगर वो बदकिरदार थी तो बाबा ने सब कुछ उसके नाम पर क्यों किया। रागिनी ने मोहल्ले की औरतों के सामने झूठे आंसू बहा बहा कर कहा कि हमने तो उसे बहुत प्यार किया था, उसके माँ बाप नहीं थे, हमने उसे बेटी की तरह रखा, घर का कोई काम भी नहीं करवाते थे, खाने पीने का भी पूरा ख्याल रखते थे, लेकिन पता नहीं क्यों वो हमें छोड़कर चली गई, न जाने किसके साथ भाग गई। अभिनव और मैं उस वक्त इन बातों से बिल्कुल बेफिक्र थे। हमें किसी की परवाह नहीं थी। हमारा सारा ध्यान उस वक्त प्लाजा बनवाने पर लगा हुआ था। हम रोज ठेकेदार से बात करते ताकि जल्दी काम शुरू हो जाए। हम दोनों के दिलों में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि जल्द से जल्द हमारे ये काम हो जाए। वक्त गुजर रहा था, सब कुछ आराम से चल रहा था, और फिर हमें एक इन्वेस्टर भी मिला। उसका नाम रजत खन्ना था। वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसने कहा कि वो इस जमीन पर इन्वेस्ट करेगा और हमारा पार्टनर बनेगा। उसने कहा कि ये प्लाजा अरबों रुपए में बिकेगा और जब किराए पर चलेगा तो हम दोनों को दुकानों के किराए में से हिस्सा भी मिलेगा। वो बोला कि इस तरह से असली मालिक का नाम भी साफ तौर पर पता नहीं चलेगा। हमने तुरंत कहा कि हमें इस बात पर कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि ये प्लाजा तो इस पुरानी भूतिया हवेली को तोड़कर बनना था, जिसमें अब हम नहीं रहने वाले थे और ना ही वो रहने के काबिल थी। अगर उसे ठीक किया जाता तो लाखों रुपए लगते, और वैसे भी वहां रहने की कोई जरूरत नहीं थी। प्लाजा बनने की शुरुआत हो गई थी। हम दिन रात खुशी से झूम रहे थे। जमीन की खुदाई हो रही थी, पुराने दरवाजे गिरा दिए गए थे, दीवारें तोड़ी जा रही थीं और हवेली का नामो निशान मिट रहा था। हमें लग रहा था जैसे हमारी किस्मत चमकने वाली है, जैसे अब हमारी जिंदगी बदलने वाली है। रजत खुद इन्वेस्टर था, लेकिन उसके साथ हमारी काफी बातचीत हो रही थी। वह हमारे घर भी आया। हमने उसे एक छोटी सी दावत में बुलाया। उसका कहना था कि आप लोग खुद क्यों नहीं इन्वेस्टर बनते, क्योंकि इसमें तो बहुत पैसा है। बात करोड़ों की नहीं, अरबों की हो जाती। हमें लालच देने लगा वो, और हम भी फिर इस बारे में सोचने लगे कि हमारे पास तो इतना कुछ है, अगर हम भी इन्वेस्ट कर लें तो इन्वेस्टमेंट डबल से ज्यादा हो जाएगा। तो बस इससे ज्यादा और क्या चाहिए। उसने कहा कि आप लोग मेरे साथ एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें और आप लोगों को करोड़ों का फायदा होगा। ये डील भी काफी लंबी चल रही थी। भैया रोज उसके साथ बातें करता था। मैं कहता था कि सोच समझकर इन्वेस्ट करना, क्योंकि किसी के साथ इन्वेस्ट करवाना तो आसान है, लेकिन खुद इन्वेस्ट करना बड़े ही जिगर वाला काम है। पर भाई ने कहा कि ये बंदा तो किसी से बात नहीं करता था, किसी को बुलाता भी नहीं था। उसने हमें इतना बड़ा और अच्छा मशवरा दिया है, तो और क्या चाहिए हमें। उसने कहा कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है जो करोड़ों की होगी, इसलिए आपके पास क्या है। तो भाई ने कहा कि यह हवेली है, कम से कम की होगी तो भी 30 से 40 करोड़ की होगी। उसने कहा ठीक है। मैंने भाई को समझाया कि एक हवेली तो प्लाजा में ही जा रही है, और एक हवेली आप इन्वेस्ट कर लेंगे तो फिर हम रहेंगे कहाँ। तो वो कहने लगा कि अभी 2 घर भी तो है ना, हम उनमें से कहीं से रह लेंगे। मैंने कहा कि वो तो घर बहुत छोटे हैं भैया। तो कहने लगा कि हमें कौन सा वहां सारी जिंदगी रहना है, हम तो बस कुछ समय के बाद खरबपति बन जाएंगे, तो फिर हमारे पास घर नहीं बल्कि बंगले ही बंगले होंगे।
2 साल के बाद हमारा प्लाजा बनकर तैयार हुआ। ये बात हमारे लिए किसी सपने के पूरे होने जैसी थी। हम उसके मालिक तो नहीं थे, मगर उसके प्रॉफिट में हमारा हिस्सा भी था और हमें एक अच्छी खासी रकम भी दे दी गई थी। भैया बहुत खुश थे। वो कहते थे कि अब हमारा वक्त बदलने वाला है। मगर ये अलग बात थी कि हमने अपनी सारी रकम और बाकी की जमा पूंजी भी इसी बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ दोबारा इन्वेस्ट कर दी। भाई को यकीन था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अक्सर कहा करते थे कि अगर हमने मेहनत से काम किया तो एक दिन यही शहर हमें पहचानेगा। जिस दिन प्लाजा का उद्घाटन होना था, उस दिन एक छोटा सा प्रोग्राम भी रखा गया था। वो जगह रोशनियों से जगमगा रही थी। हर तरफ खुशी का माहौल था। लोग बहुत ही खुश दिख रहे थे और रजत जी सारे इंतजाम को संभाल रहे थे। उन्होंने बताया कि वो तो सिर्फ चीजों को हैंडल कर रहे थे, असलियत में तो उनका बॉस कोई और ही है। हम ये बात सुनकर थोड़ा हैरान हुए, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात थी और उन्होंने हमें इसके बारे में पहले नहीं बताया। हमने पूछा कि ये बात आपने हमसे छुपाई क्यों, तो वो मुस्कुराकर कहने लगे, असल में मेरे पास बाहर दूसरे देश में रहते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि जब वो वापस आएंगे तो खुद ही बता दूंगा। वो कहने लगे कि वो बहुत बड़े आदमी हैं। उनका नाम अर्नव सिंघानिया है और अभी अभी उनकी शादी हुई है कि प्लाजा उन्होंने अपनी पत्नी के लिए खरीदा है और आप लोगों ने जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की है वो भी उनका ही है। हम सब ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा और कहा कि चलो ठीक है, फिर इसी बहाने आज उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। प्रोग्राम शुरू हुआ तो कुछ देर के बाद वो आदमी वहां आया। उसे देखकर बाकी हम सबके होश उड़ गए। वो बहुत ही अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंस से भरी पर्सनैलिटी का मालिक था। वो पूरे रौब के साथ चलता हुआ आया। उसके कपड़ों से उसकी हैसियत साफ झलक रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे किसी बहुत बड़े घराने से उसका रिश्ता हो। उसने आकर कहा कि मेरी पत्नी अभी आ रही हैं, वही यहाँ का इनॉग्रेशन करेंगी। और जब उसने अपनी पत्नी को आवाज दी तो बोला, आ जाओ मेरी जिंदगी, मेरी खुशी। उसके बुलाने का अंदाज जरा अलग था, जैसे वो सबके सामने ये जाहिर करना चाहता हो कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। ये सुनकर हम सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, मगर जब उसकी पत्नी वहां पर आई तो हमारे पैरों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि काव्या थी। वही काव्या जिसे हमने कभी अपनी बहन कहा था। आज वो उस अमीर आदमी की पत्नी बन चुकी थी। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। एक पल के लिए तो उसे पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। उसके चेहरे पर नमी और भरोसा दोनों साथ झलक रहे थे। लगता था कि वो पार्लर से तैयार होकर आई है। उसके कपड़े भी बहुत महंगे लग रहे थे। जूते भी 2-3 लाख वाले होंगे और हाथ में जो पर्स था वो भी किसी बहुत बड़ी ब्रांडेड कंपनी का था और काफी कीमती डायमंड के गहने भी उसने पहन रखे थे। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, जैसे दुनिया की कोई भी चीज उसे छीनी ना जा सके। उसने जाकर इनॉग्रेशन किया और सबकी नजरें उस पर जम गईं। हम सब उसे देखकर हैरान रह गए। उसने हमें देखा तो जरूर, मगर उसके चेहरे पर ना तो कोई हैरानी थी और ना कोई पहचान का निशान, जैसे कि वो हमें कभी जानती ही नहीं हो। अर्नव सिंघानिया ने ये ऐलान किया कि वो ये पूरा प्लाजा अपनी पत्नी काव्या के नाम पर करते हैं, उसकी सालगिरह की ट्रॉफी के तौर पर। ये सुनते ही हम सब सदमे में आ गए, जैसे जो कुछ हमने उससे छीना था वो आज उसे कई गुना बढ़कर वापस मिल गया था। मगर एक सवाल हम सबके दिल में था कि काव्या उस अमीर आदमी की पत्नी कैसे बन गई। आखिर ये सब कैसे हुआ। कुछ देर के बाद हमारी मुलाकात अर्नव सिंघानिया से हुई। जब हम मीटिंग के लिए बैठे तो मैंने हिम्मत करके कहा कि आपकी पत्नी तो हमारी बहन है। ये सुनते ही वो चौंक गया और बोला कि नहीं, वो आपकी बहन नहीं हो सकती। वो तो कह रही थी कि उसके भाइयों ने उससे जायदाद छीनकर घर से निकाल दिया था और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। उसने कहा कि मैं तब से ही उसके उन भाइयों को ढूंढ रहा हूँ, ताकि अगर वो मुझे मिल जाएं तो मैं उनको अपने गुस्से का निशाना बना सकूं। ये सुनकर हमारे चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि रजत ने हमें पहले ही बता दिया था कि वो कोई साधारण आदमी नहीं है। इसके साथ बिजनेस के रिश्तों के साथ साथ कुछ ऐसे लोगों से भी रिश्ते हैं जिनसे दूर रहना ही हमारे लिए बेहतर होगा। हम सब ये सुनते ही डर गए और फिर हमने ये दोबारा बात ही नहीं की कि काव्या हमारी बहन है।
अभिनव भैया ने जल्दी से बात को संभालते हुए कहा कि हमारा मतलब था कि वो हमारी बहन के जैसी ही हैं। अर्नब सिंघानिया ने हंसकर कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप लोगों के साथ तो अब घर वाली बात ही है। मैं सुनकर हम सब खामोश हो गए, मगर दिलों में जो तूफान उठ रहा था वो तो अलग ही था। सामने बैठी वो काव्या अब किसी और ही दुनिया की लग रही थी और हम सिर्फ एक तमाशा देखने वाले बन गए थे। हम लोग हैरान हो रहे थे कि काव्या भी हमसे कोई बात नहीं कर रही थी। वो हमें देखकर ऐसे क्यों पेश आ रही थी जैसे कि वो हमें जानती ही नहीं है। हमें लगा था कि वो सिर्फ फोन पर बात करेगी और पूछेगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन हम सब उसके घर चले गए बात करने के लिए। किस्मत से उस दिन अर्नब घर पर नहीं था। नौकरों के अलावा बहुत सारे लोग वहां मौजूद थे और उनका बंगला इतना बड़ा था कि पहली बार मैंने ऐसा कोई महल जैसा बंगला देखा था। काव्या ने हमें ड्राइंग रूम में बिठाया, थोड़ी देर इंतजार करवाया और फिर अंदर से आकर कहने लगी कि जी, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं। मैंने कहा कि हम कुछ आपसे बात करने आए थे। तुम ठीक हो? कैसी हो तुम? हमें दिल की हालत पूछनी चाहिए थी, मगर वो तुरंत बोली, आप जो बात करने आए हैं वो बात करिए, बाकी मैं ठीक हूँ या नहीं इससे आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। हमने हिम्मत करके पूछा कि तुम इतने बड़े आदमी की पत्नी कैसे बन गईं? उसने बड़े ही आराम से कहा, जब आप लोगों ने मेरे साथ वो जुल्म किया था, मैं तो इस दुनिया से अपना दिल हटाकर अपनी जिंदगी खत्म करने के ख्याल से किसी आदमी की गाड़ी के सामने जानबूझकर आ गई थी। लेकिन ठीक उसी वक्त उसने गाड़ी रोककर मुझे बचाया और मुझे जिंदगी की तरफ वापस लेकर आया और फिर उसने मुझसे शादी कर ली। मैंने और अभिनव ने एक साथ कहा, काव्या, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम हमारी बहन हो। तो उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया, नहीं, ना तो मैं आपको माफ करूंगी और ना आप मुझे अपनी बहन समझें। मैं अब सिर्फ अर्नब सिंघानिया की पत्नी हूँ और वो कहता है कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है उन्हें वो कभी नहीं छोड़ेगा। अगर वो मिल गए तो वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हमने और भी ज्यादा बातें करने की कोशिश की, मगर उसने हमारी कोई बात सुनी ही नहीं। ना तो उसके चेहरे पर कोई नरमी के एहसास थे और ना ही कोई पछतावा। वो वैसे ही खामोश बैठी रही जैसे कि उसके दिल में कोई कठोर एहसास बस गया हो। हम लोग फिर वहां से घर वापस आ गए और घर आकर ये पूरा वाकया रागिनी को भी बताया, तो वो भी हैरान रह गई। वो बोली, ये लड़की तो बड़ी ही तेज निकली, मगर मुझे पता था कि असल में वो तेज नहीं थी, बल्कि किस्मत ने उसे तेज कर दिया था। हमने उससे हवेली, दुकान और कुछ ज्यादा जायदाद का हिस्सा छीन लिया था, लेकिन अब वो सबकी मालकिन बन चुकी थी और शहर के बड़े लोगों की जिंदगी में घुल मिल गई थी। फिर एक दिन हमें पता चला कि अर्नब ने रजत के साथ मिलकर हमारा इन्वेस्टमेंट बंद करवा दिया है। उन्होंने कह दिया कि ये जमीन दरअसल सरकार के अंडर में आती है और इस पर कोई भी बिल्डिंग बनाना गैर कानूनी है। इसी बहाने वो हमारी मेहनत से की गई रकम को अपने प्रोजेक्ट में पूरी तरह से लगाकर निगल गए थे। हम जानते थे कि ये सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक ही किया गया है। अब हमारे पास भी सबूत कम थे और हम उतने पावरफुल भी नहीं थे। रजत ने भी हमारा भरोसा जीतकर पहले हमें अपनी तरफ कर लिया और फिर जब प्लाजा बन गया और सही मौका आ गया तो अर्नब सिंघानिया की मर्जी के मुताबिक वो अपनी चाल चल गया। हमने पुलिस और अदालत के दरवाजे खटखटाए, मगर अर्नब सिंघानिया के असर और रसूख की वजह से और उनकी जो बिजनेस में बड़ी बड़ी जान पहचान थी, उसने हमारे हर कदम को रोक दिया। हमें बताया गया कि हमारे दस्तावेजों में कुछ कमियां हैं और ये जमीन का मामला सरकारी रिकॉर्ड में आ गया है। ये सब सुनकर हमारा सर घूम गया। हम वही लोग थे जिन्होंने मेहनत की थी और आखिर में खाली हाथ रह गए थे। जितनी जमा पूंजी थी वो भी इस प्रोजेक्ट में लग चुकी थी। अब ना तो जमीन हमारी थी, न प्लाजा हमारा था और ना ही वो सपना जो हमने उम्मीद के साथ देखा था। हमारे पास कुछ बचा ही नहीं था। ये सब देखकर मेरे दिल में एक पश्चाताप और शर्मिंदगी एक साथ उठने लगी। मैं अक्सर रातों को जागकर सोचता कि हमने क्या कमाया और क्या खोया, हमने अपनी बहन से क्या लिया और आखिर हमें क्या मिल गया। हमने हर रास्ता आजमाया, मगर एक मजबूत ताकत के आगे हमारी तकदीर अब बिगड़ गई थी और दम तोड़ने लगी थी। मेरे भाई अभिनव का घमंड भी टूट गया था
उसकी आंखों में पहले जैसी तेजी नहीं रही थी। रागिनी भी अब चुपचाप बैठी रहती थी। कभी कभी वो रो रो कर कहती थी कि मैं इन सब चीजों के लिए तैयार थी, मगर सब कुछ हाथ से निकल गया। हम बहुत लंबे समय तक सोचते रहे कि हमने जुल्म किया था और किसी का अधिकार छीना था, मगर जो चीज हमने खो दी थी वो वापस नहीं आ सकती थी। अभिनव और मैं अक्सर एक कोने में बैठकर खामोश रहते और काव्या की वो तस्वीर मन में आती कि कैसे वो हमारे सामने बैठी थी और हमें नजरअंदाज कर गई। उसके रुतबे में जो शान थी वो हमें दुख देती थी और दिल में एक अजीब सी कसक रह जाती थी। हमने बहुत बड़ा नुकसान उठाया और साथ ही हमारी आत्मा पर घाव बन गए थे जो शायद हमेशा रहने वाले थे। जितनी जायदाद हमारे यहाँ से चली गई थी वो भी बहुत बड़ा नुकसान था, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता था कि जायदाद का जाना तो सिर्फ इंसाफ हुआ है, असली सजा तो अब शुरू होने वाली थी। जो भी पैसे हमने इधर उधर छोटे मोटे कारोबारों में लगाए थे वो भी एक एक करके डूबने लगे। हर नया दिन किसी नई मुसीबत की खबर लेकर आता। अभिनव के चेहरे पर पहले जैसी रौनक नहीं रही थी। वो अक्सर देर रात तक छत को घूरता रहता और कहता था, लगता है हमारी किस्मत हमसे रूठ गई है। मैंने दिल में सोचा कि शायद ये वही बद्दुआ है जो किसी मजबूर इंसान के दिल से निकली हो और अब हम तक पहुंच गई है। कारोबार के साथ साथ हमारी सेहत भी बिगड़ने लगी। कभी अभिनव को तेज बुखार हो जाता तो कभी मुझे दिल के दर्द की शिकायत होने लगती। दोनों ही भाई अस्पतालों के चक्कर काटने लगे थे। घर में बेसुकूनी पैदा हो गई थी। हमें रातों को नींद नहीं आती थी। कभी दरवाजे पर कोई हल्की सी आहट भी होती तो लगता कि जैसे कोई बुरी खबर आएगी। हालत दिन ब दिन बदतर होते जा रहे थे और फिर एक दिन ऐसा आया कि हमारे घर पर डकैती भी पड़ गई। चारों तरफ शोर मच गया। डाकुओं को जो कुछ भी हाथ लगा वो सब ले गए। जेवरात, नकदी की कीमती सामान, सब कुछ चला गया। ऐसा लगा जैसे हमारी जिंदगी के बाकी बचे हुए सुकून को भी किसी ने छीन लिया हो। अब हमारे पास ना तो जमा पूंजी थी और ना ही कोई जमीन, बस एक पुराना सा घर और कुछ दुकानों के पैसे रह गए थे, लेकिन वो भी ज्यादा दिन हमारे पास नहीं रहे। आधी दुकानों पर कब्जा हो गया था। हम जितना बोलते थे उतना ही हमारा नुकसान बढ़ता गया। अब ना हम सरकार के सामने कुछ कर सकते थे और ना ही कानून के। हमें हर तरफ से मायूसी मिल रही थी। साफ लग रहा था कि हम अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। शायद हम वाकई किसी के अधिकार पर डाका डाल चुके थे और अब वही हमारे सामने पलट कर आ रहा था। भाई ने मुझे छुपाकर कुछ नए कारोबारों में पैसे भी लगाए थे, मगर वहां से भी पैसों का सफाया हो गया था। कुछ धोखेबाज लोग ऐसे निकले और कुछ हमारी किस्मत भी खुद बेवफा थी। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। एक वक्त ऐसा आया कि घर के खर्चे के लिए भी सोचना पड़ता था। भाई की बेटी की तबीयत बिगड़ गई तो हमें उसे अस्पताल में एडमिट करवाने की कोशिश की, मगर पैसे ना होने की वजह से हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ी। डॉक्टर ने कहा कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो फिर आपकी बेटी का इलाज हो पाना मुमकिन नहीं है। इस लम्हे मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैंने अभिनव को देखा तो वो जमीन पर नजर झुकाए खड़ा था। उसके होंठ कांप रहे थे और आंखों में आंसू बह रहे थे। उस वक्त हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, ना तो कोई दोस्त बाकी रहा था और ना ही कोई रिश्तेदार। सबने हमें इस बुरे वक्त में छोड़ दिया था और तब दिल ने वो फैसला किया जिसका सोचना भी कभी गुनाह लगता था। हमने काव्या के दरवाजे पर जाने का इरादा किया। रास्ते भर हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। दिल कह रहा था कि वो हमें बेइज्जत करके वापस भेज देगी। आखिर हमने उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। उसे घर से निकाला था, बेइज्जत किया था, उसकी बदनामी भी की थी। अब उसी के दरवाजे पर हम आज मदद के लिए जा रहे थे, मगर हालात इंसान से सब कुछ करवा देते हैं। जब हम उसके बंगले के बाहर पहुंचे तो हमारे कदम रुक गए। दरवाजे के बाहर कई सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई थीं और अंदर से हंसने खिलखिलाने की आवाज आ रही थी। मैंने दरवाजा खटखटाया तो नौकर दौड़ता हुआ आया। मैंने नाम बताया तो उसने अंदर जाकर जानकारी दी। कुछ देर के बाद काव्या खुद दरवाजे पर आई। उसके चेहरे पर वही शान शौकत दिख रही थी, मगर लहजे में कठोरता नहीं थी। उसने हमें देखा और कहा कि अंदर आ जाइए। हम धीरे धीरे अंदर गए। काव्या ने पूछा कि सब ठीक है।
आप लोग अचानक यहाँ कैसे आए हैं? अभिनव ने धीरे से कहा कि हम यहाँ मदद मांगने के लिए आए हैं। तुम्हारी भतीजी की तबीयत बहुत खराब है और अस्पताल वाले उसके इलाज के पैसे मांग रहे हैं। हमें जब कोई रास्ता नहीं मिला तो फिर हम तुम्हारे पास आ गए। काव्या कुछ लम्हों के लिए चुप रही। उसने गहरी सांस ली और बोली कि आप लोग फिक्र ना करें, मैं अभी बंदोबस्त करती हूँ। फिर वो उठी और अपने नौकर को कुछ पैसे दिए और कहा कि तुरंत अस्पताल जाकर बच्ची का इलाज शुरू करवाओ। ये देखकर हम हैरान रह गए। हमने सोचा भी नहीं था कि वो हमारी मदद करेगी। अभिनव ने आंखों में आंसू लिए कहा कि तुमने वाकई बहुत बड़ा दिल दिखाया है। काव्या ने मुस्कुराकर कहा कि मैं आप लोगों के जैसी नहीं हूँ। मैं बदला लेने नहीं आई हूँ, मैं तो अपने भगवान पर ही बदला लेना छोड़ चुकी हूँ। फिर उसने कहा कि अगर आप लोगों को हिस्सा ही चाहिए था तो आप सीधे सीधे मुझसे कह देते तो मैं सब कुछ आपके नाम पर खुद ही कर देती। लेकिन मुझे घर से बेइज्जत करके निकालने की तुम लोगों को आखिर क्या जरूरत थी? उसके ये शब्द हमारे दिल में तीर की तरह उतर गए और हम खामोश शर्मिंदा खड़े रहे। काव्या के चेहरे पर दुख की एक झलक थी, मगर अब वो बहुत मजबूत हो चुकी थी। उसने कहा, वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है। मैं भी सीख गई हूँ कि जिन पर भरोसा किया जाए वही सबसे बड़ा जख्म देते हैं। अब मैं किसी से बदला नहीं लेती, क्योंकि मेरा बदला तो वो वक्त खुद ही ले लेता है। आप लोग अब जाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। हम दोनों उसके दरवाजे से शर्मिंदगी के साथ वापस आए। रास्ते भर खामोशी और दिल में जुर्म के एहसास का बोझ चलता रहा। रागिनी ने जब देखा कि पैसे आ गए हैं तो उसने पूछा कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। मैंने कहा कि काव्या ने दिए हैं। ये सुनते ही वो खामोश हो गई। उस रात किसी को भी नींद नहीं आई। हम सब ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि हम अब पहले वाले इंसान नहीं रहे। दिन गुजरते गए लेकिन जिंदगी में वो खुशी वापस नहीं आई। जो कुछ हमने खोया था वो वापस नहीं मिला। हमारे घर में अब दौलत की जगह सिर्फ पछतावा रहता था। अभिनव भैया की तबीयत भी दिन ब दिन कमजोर होने लगी थी। वो अक्सर कहते थे कि मैंने काव्या के साथ बहुत बुरा किया। अगर मैं चाहता तो सब कुछ ठीक कर सकता था, लेकिन मैं लालच में अंधा होकर अपनी ही बहन को बेइज्जत करता, पूरे समाज में उसे बदनाम कर दिया। अब शायद यही मेरा अंजाम है। धीरे धीरे हमारे रिश्ते टूटते गए। लोग हमें देखकर कहते थे कि देखो, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी बहन को खुद घर से निकाल दिया और उसकी बदनामी भी की, और अब खुद दर दर के मोहताज हैं। ये बातें हमारे दिल को बहुत दुख देती थीं। हमने सीख लिया कि किसी के अधिकार पर कब्जा करने वाला कभी भी सुकून से नहीं रहता। कर्म का बदला हमेशा मिलता है, चाहे देर से ही क्यों ना मिले। काव्या ने अपनी भतीजी का इलाज पूरा कराया। भैया की बेटी ठीक हो गई थी, मगर हम अंदर से टूट गए थे। उस दिन के बाद मैंने खुद से वादा किया कि अब कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा। मुझे लगता था कि दौलत ही सब कुछ होती है, लेकिन अब समझ आ गया था कि ऐसा नहीं है। असली दौलत तो दिल का सुकून है। जो किसी को रुलाकर कमाई जाए वो हमेशा दुख ही देकर जाती है। अभिनव भैया ने एक दिन रोते हुए कहा कि हमने काव्या से जायदाद छीनी थी, मगर भगवान ने हमसे सुकून छीन लिया। हमने दौलत पाई थी मगर इज्जत खो दी, और वो जिसे हमने कमजोर समझा था वो हमसे कहीं ज्यादा मजबूत और ताकतवर निकली। मैंने भैया की आंखों में आंसू देखे तो उन्हें पूछा। उन्होंने कहा कि शायद यही इंसाफ है। वक्त गुजरता गया। हमने बाकी जिंदगी सादगी से गुजारने का फैसला किया। अब हम किसी के अधिकार पर नजर नहीं डालते। हर रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें माफ कर दे। हमने समझ लिया कि लालच इंसान को अंधा कर देता है, और जो अपने बहन या भाई पर जुल्म करें वो कभी भी खुश नहीं रह सकते। इंसान किसी का अधिकार छीन ले तो वक्त उसे फायदा तो दे देता है, मगर अंजाम हमेशा खाली हाथ ही रहता है। एक मजबूर इंसान की आह कभी भी खाली नहीं जाती। जुल्म चाहे अपने खून पर ही क्यों ना किया जाए, अंजाम हमेशा बहुत बुरा होता है। इसीलिए हमेशा इंसाफ का दामन पकड़कर रखना चाहिए, क्योंकि दौलत, जमीन और जायदाद सब खत्म हो सकते हैं, मगर अच्छाई और सच्चाई हमेशा बाकी रहती है। सच कहते हैं, भगवान का वादा है कि बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। यही जिंदगी है। बाकी हमारे समाज में बहनों को उनका अधिकार देने का रिवाज नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भगवान कोई भेदभाव नहीं करता तो हम लोग भेदभाव क्यों करते हैं?
जो कानून ने भी माना है और इसीलिए कानून बनाया गया है। इससे बगावत नहीं करनी चाहिए और अपनी बहन बेटियों को उनका पूरा पूरा हक देना चाहिए। ये पूरी कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, शिक्षा और सस्पेंस आधारित कहानी को प्रस्तुत करना है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी दें। ऐसी और भी रोमांचक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।